फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स ऑन द टॉप के वीडियो नंबर 5 में। आज के इस वीडियो में हम करेंगे +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक कौन सा? कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को करने से पहले आप इसके पीछे के वीडियो जरूर देख लेना जिसमें हमने किया था 2 वे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक का लिंक उन टॉपिक से है। दैट्स व्हाई इट्स नेसेसरी टू सी दोज वीडियोस बिफोर वाचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो की खास बात एक और है कि इस वीडियो के एंड में आप सभी के लिए एक सरप्राइज है, तो आप प्लीज़ वीडियो के एंड का इंतज़ार कीजिए और एंजॉय कीजिए अपना आज का टॉपिक। नाउ, आज का टॉपिक हमारा है कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब मैंने आपको कहा था कि इस टॉपिक का लिंक हमारा 2 वे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स से है। 2 वे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में हमने किया था कि गुड्स को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हमने 1 वे क्लासिफिकेशन एंड अदर वे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स किया था। फर्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंग हमने गुड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, दैट वाज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स फर्दर 2 तरह के होते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अगर आपको याद हो तो हमने किया था कि एक्सपेंडिचर जो फाइनल कंज्यूमर गुड्स के होते हैं दैट वर नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते थे, और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स के एक्सपेंडिचर को हम फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते थे, विच इज डिनोटेड बाय आई। ये चैप्टर आगे इन्हीं 2 टॉपिक से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को डिटेल में स्टडी करेंगे। टॉपिक कंसेप्ट एंड कंपोनेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करेगा? कंज्यूमर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें जानने के लिए जरूरी है वो है कि आखिर इकोनॉमी में कंज्यूमर किसे कहते हैं, किस किस को हम कंज्यूमर की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं। सो हु आर द कंज्यूमर इन एन इकोनॉमी? फर्स्ट वन, हाउस होल्ड कंज्यूमर। हाउस होल्ड कंज्यूमर का अल्टरनेटिव नेम आपको याद होगा, ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यस, अल्टीमेटली दे नीड टू सर्वाइव। सर्वाइवल के लिए क्या करेंगे? कंजम्पशन। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट भी बहुत सारी अपने डिफेंस आर्मी के लिए बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करती है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी कंज्यूमर का रोल प्ले करता है। तीसरा, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर हमने जो पॉइंट देखना है वो है नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। वो सारी की सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव को लेकर अपनी कंजम्पशन करती हैं। अब हमने सिर्फ नॉन प्रॉफिट को क्यों लिया? क्योंकि अगर प्रॉफिट मेकिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो वो क्या बन जाएंगे? प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर हमने नहीं काउंट करने हैं, हमें क्या देखना है? सिर्फ कंज्यूमर। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन ओनली नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। अब बात आती है कि सी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, टोटल एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आखिर होगा क्या? सो सिंपल, अगर मैं इन तीनों के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या जाएगा? एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सिंपल, तीनों के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को आपको ऐड ऑन करना है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड कंज्यूमर प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। ये आपका बन जाएगा एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि सी में आप क्या चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या चीज़ उसमें काउंट करेंगे जब हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को स्टडी करने के बाद अब बारी है स्टडी करने की इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को। अब हमें पता है कि इकोनॉमी में टोटल एक्सपेंडिचर हम किससे डिनोट करते हैं? C प्लस आई। C स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो आज अब हम करेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम किससे डिनोट करेंगे? I से। फाइन। नाउ, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आखिर करता कौन है? कंज्यूमर या प्रोड्यूसर?
एज अ प्रोड्यूसर मैं अपने बिजनेस में जो भी खर्चा कर रहा हूं उससे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, रिटर्न। और रिटर्न किस पर मिलती है मुझे, इन्वेस्टमेंट पर। इसका मतलब मेरा जो भी खर्चा है एज अ प्रोड्यूसर, जो भी मैं अपने बिजनेस में एक खर्चा कर रहा हूं, एक्सपेंडिचर कर रहा हूं, वो मेरी क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट, बिकॉज आई विल अर्न सम रिटर्न ऑन दैट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब जब मैं एज अ प्रोड्यूसर अपने बिजनेस में कोई एक्सपेंडिचर करता हूं, कोई इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो बेसिकली मैं कोई मशीन परचेज कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरी कैपिटल फॉर्म हो रही है, फाइन। और कैपिटल फॉर्म अगर हो रही है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन, फाइन। सो इन्हीं पॉइंट्स को मिलाकर आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन बनानी है। नाउ रीड आउट केयरफुली। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय द प्रोड्यूसर। कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर। अब नो डाउट वो कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेगा, ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। आप एक और ऐड कर सकते हैं, ऑन द परचेज ऑफ goods and services. Investment expenditure refers to the expenditure made by the producer on the purchase of goods and services which add to his stock of capital, जो उसके कैपिटल के स्टॉक को इंक्रीज करे। और अगर उसकी कैपिटल का स्टॉक इंक्रीज होता है तो ये क्या हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन की प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन और इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। अब आप ये देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होगा, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू डेल्टा के। पूरी इकोनॉमिक्स में जहां पर भी आपको ये डेल्टा मिल जाए इसका मतलब होता है चेंज इन, चेंज इन। किसमें चेंज, के में। के क्या है, कैपिटल स्टॉक। तो डेल्टा क्या हो गया, चेंज इन कैपिटल स्टॉक। कैसे, सपोज मेरे पास साल के शुरुआत में एक मशीन थी, मैं ड्यूरिंग द ईयर एक और मशीन परचेज करके लाता हूं तो मेरी क्या हो गई, कैपिटल फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, पहले एक मशीन थी, अब मेरे पास दो मशीन हो गई। इन्वेस्टमेंट कितनी करी, जो चेंज आया, आज कितनी है, 2, तो चेंज कितने का आएगा, +1 का। तो ये क्या हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर। तो ये कंसेप्ट हुआ हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के डेफिनेशन, उसके कंसेप्ट को समझने के बाद अब हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितने तरह के होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एज अ प्रोड्यूसर सोचने की कोशिश कीजिए, अगर आपको किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, पहला मशीनरी और दूसरा रॉ मटेरियल। इन दोनों चीज़ों की हेल्प से ही मैं कोई चीज़ प्रोड्यूस कर पाऊंगा। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो तरह के हो जाएंगे, पहला फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट आर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कर कौन रहा है, प्रोड्यूसर कर रहा है। ठीक है, अगर वो फिक्स एसेट्स के ऊपर खर्चा कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और अगर वो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री स्टॉक के ऊपर खर्चा कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। चलिए, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। जितना भी खर्चा एक प्रोड्यूसर फिक्स एसेट्स को परचेज करने के ऊपर कर रहा है वो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। नाम से ही पता चल रहा है। नाउ अगर मुझे ये देखना हो कि मैंने एक अकाउंटिंग ईयर में कितनी फिक्स इन्वेस्टमेंट करी है तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये फार्मूला है, स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर माइनस स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। भाई सीधी सी बात, अगर मेरे पास दो मशीन है एट द एंड, फाइन, और एट द बिगिनिंग कितनी थी, एक, इसका मतलब मैंने साल के दौरान कितनी मशीन परचेज करी, एक। सिंपल फंडा, फाइन। तो ये आपका फार्मूला बन गया टू कैलकुलेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स एट द एंड माइनस स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। बात आती है कि मैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में क्यों पढूं, मुझे क्या मिलेगा।
व्हाट्स इट्स इंपॉर्टेंस फॉर मी, व्हाट्स इट्स सिग्निफिकेंस फॉर मी। एज अ प्रोड्यूसर मैं जितनी फिक्स इन्वेस्टमेंट करता हूँ, इसका सिग्निफिकेंस कर रहे हैं हम लोग, मैं जितनी फिक्स इन्वेस्टमेंट करता हूँ उतना मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी रेज हो जाएगा। इट रेजेस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। जितनी मेरी प्रोडक्ट, मतलब पहले मेरे पास एक मशीन थी, अब मैं 2 मशीन है मेरे पास, तो मैं मेरी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है दैट इज डबल नाउ। फाइन, नाउ विद दिस इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी लेवल ऑफ प्रोडक्शन विल बी हाई। डेफिनेटली एक मशीन के साथ अगर मैं 100 प्रोडक्ट बना रहा था, तो अब मैं 2 मशीन के साथ कितने प्रोडक्ट बना पाऊंगा? डेफिनेटली डबल, 200। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होती है कंट्री में, हायर द प्रोडक्शन मींस हायर द जीडीपी ग्रोथ ऑफ द कंट्री। सिंपल लॉजिक, ठीक है। तो अगर मुझे ये देखना है कि हमारी कंट्री की जीडीपी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं फिक्स इन्वेस्टमेंट पढ़ने की जरूरत है। फाइन, नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मशीन हमने खरीद ली, अब हम खरीदते हैं क्या? रॉ मटेरियल, सो दैट हम कुछ प्रोडक्शन कर सकें। इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, कौन करेगा? प्रोड्यूसर करेगा, ऑन द मेड बाय द प्रोड्यूसर। किसके ऊपर? ऑन द परचेज ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक। जितना भी वो इन्वेंट्री स्टॉक रॉ मटेरियल खरीद कर ला रहा है, ठीक है। नाउ अब बात आती है सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं, बाकी कुछ और भी चीजें एज एन इन्वेंट्री हम एज्यूम करते हैं। फाइन, नाउ व्हाट आर दीज थिंग्स व्हिच वी इंक्लूड इन इन्वेंट्री? पहला, स्टॉक ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। साल के एंड में अगर मेरे पास कोई अनसोल्ड स्टॉक रह गया तो वो भी मेरे लिए क्या है? इन्वेंट्री। स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, जो अभी फाइनल गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, लेकिन मैं उन्हें बेच ही नहीं सकता अभी क्योंकि वो फाइनल गुड्स नहीं बने हैं, तो वो भी मेरे पास है, मेरे लिए क्या बन गया? इन्वेंट्री। एंड थर्ड वन, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल तो अभी है ही रॉ मटेरियल, वो तो है ही प्योर इन्वेंट्री। तो क्या इट मीन्स ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री स्टॉक। अब अगर हम बात करते हैं कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मैंने ड्यूरिंग द ईयर कितना करा, सेम फार्मूला। साल के एंड में जितनी आपके पास इन्वेंट्री है उसमें से क्या लेस कर देंगे? आपके पास शुरुआत में कितनी इन्वेंट्री थी। इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर माइनस इन्वेंट्री स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। पॉइंट टू बी नोटेड कि आप क्या क्या चीजें इन्वेंट्री में इंक्लूड करेंगे। स्टॉक ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ व्हाई टू स्टडी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट? क्यों स्टडी करूं मैं? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट? अगर मैं इन्वेंट्री जो स्टॉक है वो प्रॉपर मेंटेन करता हूं एज अ प्रोड्यूसर, तो मेरी जो सप्लाई है वो अनइंटरप्टेड चलती रहेगी। अगर मैंने प्रॉपर इन्वेंट्री नहीं रखी और अचानक से मुझे पता चलता है कि आज मेरे पास इन्वेंट्री है ही नहीं, रॉ मटेरियल है ही नहीं प्रोडक्शन के लिए, तो क्या होगा? मेरी प्रोडक्शन रुक जाएगी। इट मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन। फाइन, सेकेंड, टू अवॉइड मार्केट अनसर्टेनिटी। अगर मैं प्रॉपर इन्वेंट्री स्टॉक मेंटेन कर नहीं रखता हूं, ठीक है, अचानक से मेरा इन्वेंट्री स्टॉक खत्म हो जाता है और मैं मार्केट में परचेज करने जाता हूं और उसकी पता चला कि अवेलेबिलिटी नहीं है, मार्केट अनसर्टेनिटी। और दूसरी अनसर्टेनिटी क्या हो सकता है कि अगर अवेलेबल भी है तो पहले से उसके प्राइस काफ़ी इंक्रीज हो सकते हैं, तो क्यों ना मैं पहले से ही अपने पास रखूं इन्वेंट्री स्टॉक, सो दैट मुझे ये मार्केट अनसर्टेनिटी को झेलना ना पड़े। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक? ठीक है, टाइप ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक दो तरह का हो सकता है, डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक एंड अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। डिजायर्ड मतलब जो प्रोड्यूसर प्लान कर चलता है कि इतना इन्वेंट्री स्टॉक मुझे रखना है। डिजायर्ड, वो जानबूझ के स्टॉक रख रहा है, इसके लिए उसने प्लानिंग करी है। क्यों? मुझे पता है कि अगर सपोज मैं एक कूलर मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि आने वाले सीजन में 100 कूलर्स बिक जाएंगे, तो मुझे कितने कूलर बनाकर रखने पड़ेंगे? 100। तो मतलब दिस डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक इज मेंटेन टू मीट द एक्सपेक्टेड डिमांड। एक्सपेक्टेड डिमांड को पूरा करने के लिए मुझे डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक? अनडिजायर्ड मतलब अनप्लान्ड, मैंने इसकी डिजायर नहीं की थी, मैंने इसके लिए प्लानिंग नहीं करी थी।
व्हाट कुड बी द केस? लेस डिमांड देन एक्सपेक्टेड डिमांड। जितनी डिमांड हमने सोची थी उतनी डिमांड नहीं हुई। 100 कूलर सोचे थे, सोल्ड आउट कितने हुए? सिर्फ 80। तो 20 में 20 क्या रह गए आपके पास? 20 कूलर क्या रह गए? अनसोल्ड स्टॉक। और अनसोल्ड स्टॉक क्या है? आपका इन्वेंट्री स्टॉक। तो इसका मतलब आपका अनडिजायर्ड क्या हो गया? अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक रेफर्स टू अनप्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक. It could be because of lesser demand than expected demand in the market. और प्रोड्यूसर को इसकी वजह से क्या होता है? लॉस. अनप्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक लीड्स टू लॉस टू द प्रोड्यूसर. अभी तक हम जान चुके हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में हम दो चीजें इंक्लूड करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट्स और दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेंट्री स्टॉक. फाइन. अगर हम दोनों एक्सपेंडिचर को, मतलब एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर में क्या जोड़ दें? एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो ये बन जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. एक साल में मैंने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितनी करी? अगर आपसे कोई पूछ ले कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, देन जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हैं, वेदर इट इज ऑन फिक्स एसेट्स एंड वेदर इट इज ऑन इन्वेंट्री स्टॉक, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. पूरी इकोनॉमिक्स में याद रखना, जब भी हम कहीं पे भी नेट का कंसेप्ट निकालेंगे तो हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे. तो यहाँ पर भी हमने क्या किया? अगर हमसे कोई पूछ ले कि नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन. तो ये आपके पास दूसरा फार्मूला तैयार है. ठीक है. अब समझने वाली बात क्या है कि डेप्रिसिएशन आखिर लेस क्यों किया? नेट मतलब बिल्कुल नेट. इस साल हमने कितना किया? ठीक है. ग्रोस में हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट्स. अब एक्सपेंडिचर हो सकता है कि मैंने नई मशीन परचेज करी हो, और ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने जो एग्जिस्टिंग मशीन है वो यूज करते करते कुछ खराब हो गई हो, कुछ टूट फूट गई हो, उसे भी तो ठीक करवाया होगा. तो मैंने तो क्या लिया? एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट्स. तो जो मैंने एग्जिस्टिंग मशीन थी उसकी जो रिप्लेसमेंट है, उसकी जो नॉर्मल वेयर एंड टियर है, उसको ठीक करवाने के ऊपर भी तो इन्वेस्टमेंट किया. तो मैंने वो वाला खर्चा भी यहाँ पर इंक्लूड कर लिया. ठीक है. अगर मैं ये देखना चाहूँ कि मैंने इस साल नेट कितना किया, मतलब इस साल मैंने फ्रेश मशीन कितनी खरीदी, देन व्हाट आई हैव टू डू? मुझे वो डेप्रिसिएशन जो एग्जिस्टिंग मशीन की रिप्लेसमेंट है, एग्जिस्टिंग असेट्स की रिप्लेसमेंट है, वो लेस करना पड़ेगा. तभी मेरे पास वो फिगर आ पाएगी जो रिप्रेजेंट करेगी कि नई मशीन कितनी परचेज करी है मैंने. आई थिंक अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट आखिर है क्या. हम इसमें से ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से नेट डेप्रिसिएशन क्यों लेस करते हैं अगर हमें पहुंचना है नेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर. सिंपल सा फंडा ये याद रखना कि जब भी नेट आपको कैलकुलेट करना है, देन यू हैव टू माइनस डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रोस वन. फाइन. नाउ कई बार माइंड में ये आता है कि यार मैं नेट इन्वेस्टमेंट को पढ़ूं क्यों. ठीक है. सबसे पहला, नेट इन्वेस्टमेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यू मशीन की बात कर रहे हैं, न्यू असेट की बात कर रहे हैं जो हमने इस साल परचेज करी है. तो इससे मुझे पता चलता है कि मेरा स्टॉक ऑफ कैपिटल कितना इंक्रीज हुआ है. ठीक है. अब मान लो कि मेरे पास पहले एक मशीन थी, अब 2 मशीन आ गई हैं. ठीक है. क्या दूसरी मशीन के ऊपर काम करने के लिए मुझे एम्प्लॉय नहीं चाहिए होंगे, लेबर नहीं चाहिए होगी? बिल्कुल चाहिए. इट मीन्स इट आल्सो लीड्स टू इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री. अब जब मेरे पास लेबर भी आ गई है, जब मेरे पास मशीन भी आ गई है, तो क्या मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा? यस, एग्जैक्टली, इट विल बी इंक्रीज्ड. अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो कंट्री की जीडीपी भी इंक्रीज होगी. तो हमने 3 चीजें, इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक, दूसरा इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और तीसरा क्या? इंक्रीज इन या ग्रोथ इन जीडीपी ग्रोथ ऑफ द कंट्री. ये थे आपके सिग्निफिकेंस. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका डिफरेंशिएशन शो करता है किसमें? ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में. अब यहाँ पर चीजें हमें जो क्लियर हैं वो क्लियरली लिख देनी है. क्या करता कौन है ये दोनों एक्सपेंडिचर? प्रोड्यूसर. तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट इट इंक्लूड द एक्सपेंडिचर मेड बाय द प्रोड्यूसर ऑन क्या?
पहला परचेज ऑफ न्यू असेट्स, ठीक है, ग्रोस में, और दूसरा जो मेरी एग्जिस्टिंग मशीन है उसको, वो अगर खराब हो गई थी तो उसको रिप्लेस करने की कॉस्ट, मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग फिक्स असेट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जबकि नेट में मैं क्या कर रहा हूं, नेट में मुझे देखना है कि नेट फ्रेश मैंने कितनी मशीन परचेज करी है। तो क्या बन गया, इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर मेड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू असेट ओनली फाइन। इट डू नॉट इंक्लूड रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग असेट। नहीं सर, ये एग्जिस्टिंग असेट्स की रिप्लेसमेंट, उसकी मरम्मत, उसके नॉर्मल वेयर एंड टियर नहीं इंक्लूड करता। दूसरा, इसी बात को हम, ये जो सेकंड पॉइंट लिया है, इसी बात को प्रॉपर वे में लिखेंगे क्या, इट इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स असेट्स, फाइन। और यहां पर तो हमने लेस कर दिया, इट मींस इट डू नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स असेट, फाइन। अब ये मुझे क्या नेट एडिशन शो करता है, किसका, एग्जिस्टिंग कैपिटल का, यस, नेट एडिशन शो करेगा नहीं, इसमें तो मेरा हो सकता है एग्जिस्टिंग जो मशीन है उसकी रिप्लेसमेंट भी तो इंक्लूड हो सकती है। इसका मतलब ये मुझे नेट एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक नहीं शो करता, वेयरएज ये मुझे नेट एडिशन शो करता है। ये मुझे क्लियर कट बताता है कि इस अकाउंटिंग ईयर में आपने कितनी फ्रेश, कितनी न्यू मशीन परचेज करी हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। और इसी के साथ हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वाला टॉपिक था वो भी कंप्लीट होता है। नो डाउट इससे रिलेटेड अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझाने का वे पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में लिखिए, डेफिनेटली वी विल सोल्व योर क्वेरीज, फाइन। और अब जो हम बात कर रहे थे एक आपके सरप्राइज की, सरप्राइज ये है कि जो चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाती हैं, हो सकता है कि जब हम उन्हें लिखने बैठते हैं तो शायद वो चीज़ें उस वे में नहीं आती जिसे देखना एग्जामिनर चाहता है। तो ये हमने आपके लिए बनाया है मैक्रो इकोनॉमिक्स, नोट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यस, इकोनॉमिक्स ऑन द टॉप के थ्रू, फाइन। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मी। आप अगर इन्हें लेना चाहते हैं तो प्लीज़, हमने ये जो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट यहाँ पर अपना मेंशन कर रखा है, प्लीज़ सेंड अस अ मैसेज, डेफिनेटली वी विल टेल यू अबाउट द प्राइसिंग एंड हाउ वी कैन सेंड दिस टू यू पीपल। सो इट इज़ ऑल फॉर यू पीपल। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फ्री की नॉलेज है, खुद भी बेनिफिट उठाओ, अपने दोस्तों को भी बेनिफिट उठाने दो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।